नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर छोटी हैचबैक का अपडेट लेकर के आए हैं आपके सामने। Hyundai ग्रैंड i10 नियोस का फेसलिफ्ट मार्केट में आ गया है। अब हालांकि ये गाड़ियां बहुत ज़्यादा सार्थक थी भारतीय मार्केट में कुछ वक्त तक, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्केट है ज़्यादा SUVs और ज़्यादा महंगी गाड़ियों की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत वाली गाड़ियां मार्केट का 40% से भी ज़्यादा हिस्सा लेकर के बैठी हुई हैं। यानी कि महंगी गाड़ियां जो हैं वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का बजट कम है उन लोगों के लिए छोटी गाड़ियां आज भी काफ़ी सार्थक हैं। और चूंकि ये पूरा मार्केट ही काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, भारत ने जापान को पछाड़ करके तीसरे नंबर का स्थान ग्रहण कर लिया है दुनिया के सबसे बड़े कार मार्केट्स में, तो छोटी कारों का मार्केट अभी भी बहुत बड़ा है और उस सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्स में से एक है। और इस अपडेट में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा सार्थक हैं, काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है इस सेगमेंट को लेकर के, इस मार्केट को लेकर के। तो चलिए आज हम लोग इस गाड़ी में जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सब की बात करेंगे और अंत में इस गाड़ी को इसके जो नियरेस्ट राइवल्स हैं उससे भी कंपेयर करेंगे। अगर आप एक छोटी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। एक और गुजारिश है आपसे, अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जनरली जो नॉनसेंस चल रहा है उससे हट कर के कुछ रेलेवेंट चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें आप देखना चाहते हैं, इन डेप्थ कंटेंट आपको पसंद है, एनालिसिस वाले वीडियो पसंद है, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। इंग्लिश में देखने के लिए मोटराइड्स को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सामने से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर एक जो छोटी प्रॉब्लम पहले थी वो ये थी कि ये गाड़ी ज़रा मीक लगती थी और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और वाइड नहीं लगती थी, ज़रा नैरो लगती थी, और इसे बहुत ही अच्छे से Hyundai ने यहाँ पर सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर ये जो बम्पर है ये ज़रा पहले ऊपर तक आता था और ये जो लाइन है इतनी वाइड नहीं थी। अब ये जो लाइन है ये ज़्यादा वाइड है और इसके कारण ये जो गाड़ी है अब ज़्यादा पर्पसफुल लगती है, ज़्यादा वाइड लगती है। इसके अलावा यहाँ से अब फॉग लैम्प्स हटा दिए गए हैं, लेकिन जो DRLs यहाँ पर ग्रेटर देन या स्मॉलर देन साइन बनाते थे वो अब ज़रा बाहर ले लिए गए हैं और ये ट्रिपल एरो डिज़ाइन यहाँ पर लिए हुए हैं। जो ग्रिल है ये अब ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा वाइड हो गई है और ये बॉडी कलर्ड पैनल जो हैं ये भी इसे एक ज़्यादा वाइड लुक प्रदान करते हैं। ये जो ग्रिल है ये हनीकॉम मैश है और ये जो अपर बम्पर वाला एरिया है ये भी ज़रा नीचे तक आ गया है, जिससे कि इस गाड़ी को एक ज़्यादा वाइड और एक ज़्यादा स्पोर्टी स्टांस मिलता है और देखने में ये डेफिनेटली पिछले वाले वर्जन से कहीं ज़्यादा बेहतर लगती है। और ये फ्रंट का जो अपडेट है ये मुझे बहुत पसंद आया। स्टाइलिस्टिकली अब ये गाड़ी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर लगती है। Hyundai का जो लोगो है ये भी अब यहाँ पर एक फ्लैट एम्ब्लम बन गया है और ये जो आपने जो नई प्रीमियम Hyundai आ रही है इलेक्ट्रिक कार Hyundai की Ioniq 5, उसी तरह का ये लोगो है। हेडलाइट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और ओवरऑल अब जैसा मैंने आपको बताया ये गाड़ी पहले से ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, पहले से ज़्यादा प्रीमियम लगती है। साइड में बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो व्हील्स हैं इसका चुनाव बहुत अच्छे से किया गया है। यहाँ पर ये 15 इंच व्हील्स जो हैं ये टू टोन है और काफ़ी एंगुलर, काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन लिए हुए हैं। यहाँ पर आपको 175 सेक्शन 15 इंच के ये व्हील्स के ऊपर टायर्स मिलते हैं और बाकी का जो डिज़ाइन है ये पहले जैसा ही है। कुछ लोग आपको बताएंगे शायद कि ये क्रोम हैंडल्स नए हैं, ऐसा नहीं है। रूफ रेल्स भी पहले थी, ये जो माउंटेड ब्लिंकर्स हैं ये भी पहले थे। ग्रैंड i10 नियोस अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लोडेड कार्स में से हमेशा रही है और यहाँ पर कुछ लोग शायद जो सेगमेंट लीडिंग फीचर्स हैं उसे भी नए फीचर्स के तौर पे बता रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो पहले से थे और ये फीचर्स नए नहीं हैं और हमेशा की तरह ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लोडेड है। शार्क फिन एंटेना यहाँ पर आपको मिलता है और पीछे भी आगे की ही तरह यहाँ पर अब कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो इसे एक ज़्यादा वाइड स्टांस देते हैं, इसे एक ज़्यादा परिपक्व और ज़्यादा स्पोर्टी कार बना करके सामने लेकर के आते हैं। और ये जो एक बार है ये कनेक्टिंग स्ट्रिप है, यहाँ पर आपको एक ये रेड कलर का रिफ्लेक्टर मिलता है। रात में आपको शायद ऐसा लगे कि ये जल रहा है, लेकिन ये लिट नहीं है, यहाँ पर अंदर लाइटिंग नहीं है। ये एक बजट कार है तो इस तरह की फीचर्स इस सेगमेंट में देना मतलब कॉस्ट को बढ़ावा देना है, लेकिन ये देखने में डेफिनेटली पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है और इस गाड़ी को ज़्यादा वाइड तौर पर प्रस्तुत करता है। अगर इस गाड़ी को आप फॉलो कर रहे हैं तो पीछे से इसका स्टांस अब ज़्यादा पर्पसफुल लगेगा आपको। तो ये रिफ्लेक्टर जो है नया है और साथ ही ये जो टेल लैम्प डिज़ाइन है इसे भी चेंज किया गया है और वो भी इस गाड़ी को अब ज़रा ज़्यादा वाइड बना करके सामने लाता है। ये जो ट्रिपल एरो डिज़ाइन है ये आपने DRL में भी देखा होगा। ये एक LED यूनिट है, लेकिन जो मेन लाइट है ये बल्ब है और ब्लिंकर्स और रिवर्स लाइट भी यहाँ पर बल्ब है। साथ ही ये जो स्ट्रिप्स हैं ये गाड़ी के प्रोफाइल में जाते हैं और अगर आप इसे साइड से देख रहे हैं तो भी इसे एक प्रीमियम लुक प्रदान करते हैं। यहाँ पर पीछे अगर आप टेल गेट का डिज़ाइन भी देखेंगे तो इसे भी चेंज किया गया है।
इस रिफ्लेक्टर को इंकॉर्पोरेट करने के लिए। और पहले जो डिज़ाइन था वो इसे ज़रा नैरो बना करके प्रस्तुत करता था, अब ये ज़्यादा वाइड लगती है। और ये जो Hyundai का लोगो है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो रियर व्यू कैमरा है ये पहले जैसा ही है और पीछे ऑब्वियसली आपको सेंसर्स भी मिलते हैं। ओवरऑल अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं और इस गाड़ी को काफ़ी नया लुक प्रदान करते हैं। देखने में ये गाड़ी पहले से डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। अंदर भी काफ़ी सारे रेलेवेंट चेंजेस हैं और चलिए अब हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। केवल मटेरियल्स के चेंज से किस तरह से एक इंटीरियर को ज़्यादा प्रीमियम तौर पर अपलिफ्ट किया जा सकता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो है एस्टा, उसके नीचे आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट मिलता है और मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम वहाँ पर है और इस प्रोडक्ट को अपसेल यानी कि आपको एक ज़्यादा महंगा वेरिएंट लेने के लिए प्रेरित करने के लिए Hyundai ने जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ की है वो ये है कि वहाँ पर आपको रियर वॉश वाइप नहीं मिलता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अगर इसके बिना आपका काम चलता है तो स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से सबसे अच्छा वेरिएंट होगा आपके लिए खरीदने के लिए। लेकिन अगर आपके लिए वो ज़रूरी है तो फिर आपको टॉप ऑफ द लाइन एस्टा के साथ ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं आपके पास कीलेस एंट्री का ऑप्शन अवेलेबल है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको एक क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। यहाँ पर जो इंटीरियर है इसमें सबसे बड़ा बदलाव अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो सीट फैब्रिक है इसका चुनाव बहुत ही खूबसूरती से किया गया है और ये जो कलर है ये इस इंटीरियर को अपलिफ्ट कर देता है। यहाँ पर जो मटेरियल है ये भी काफ़ी ख़ास है, काफ़ी अच्छा लगता है टच और फील में। और यहाँ पर जो बीच में आप देख रहे हैं ये फैब्रिक है और साइड में आपको लेदरेट मिलता है और ये जो नई नियोस की ब्रांडिंग है ये भी इसकी अपील को एक काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिब्ड टेक्सचर मिलता है आपको और यहाँ पर भी, इससे भी एक जो प्रीमियम अपील है उसमें इजाफा होता है। जो इंटीरियर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लैक और ग्रे में है, इसके अलावा आपको ऑल ब्लैक विद रेड एंड ऑल ब्लैक विद ग्रीन इंटीरियर भी एज एन ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर पहले से मौजूद थे और ये गाड़ी जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही लोडेड है, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर अब आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं और 4 एयरबैग्स यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से भी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक मिरर्स जो कि फोल्डिंग है, उसके अलावा बड़ा वाटर बॉटल होल्डर मिलता है। और अगर आप मटेरियल्स की भी बात करें या डिज़ाइन की बात करें, कलर स्कीम की बात करें, फिनिश की बात करें, तो Hyundai की गाड़ियाँ जो हैं अपने सेगमेंट में हमेशा से ही काफ़ी अच्छा लुक एंड फील लिए हुए होती हैं। यहाँ पर जो मटेरियल क्वालिटी है अगर आप स्विफ्ट से कंपेयर करेंगे या फिर Citroen C3 से कंपेयर करें या फिर टाटा की भी गाड़ियों से कंपेयर करें तो आपको डेफिनेटली एक ज़्यादा प्रीमियम फील आएगा। मटेरियल चॉइस के अलावा जो ओवरऑल कलर स्कीम है और जो डिज़ाइन है ये भी यहाँ पर आपको दूसरी गाड़ियों से बेहतर लगेगा। तो इस सेगमेंट की गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करें तो अंदर घुसते ही आपको एक ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्रीमियम फील डेफिनेटली महसूस पहले भी होता था और अब ज़रा ज़्यादा होता है। अब देखिए एक छोटी गाड़ी के लिए डेड पैडल होना तो बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन यहाँ पर एक जो नया और बहुत ही बेहतरीन फीचर इंक्लूड किया गया है वो है क्रूज़ कंट्रोल। तो इस सेगमेंट में अब आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है और आप में से जो लोग हाईवे पर ज़्यादा चलाते हैं उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। सारे क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड फीचर्स यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे और ऑडियो से सारे रिलेटेड फीचर्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और ये स्टीयरिंग जो है ये सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल है, जो कि मेरे ख्याल से सेगमेंट के लिए ठीक है। टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग आपको इस सेगमेंट में नहीं मिलता है। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी अब पहले से ज़रा अलग है और यहाँ पर आपको ये 3.5 इंच की स्क्रीन मिलती है। पहले ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल ज़रा कुछ अलग था, इसे हम लोग चालू करके भी देख लेते हैं। काफ़ी सिंपलिस्टिक है, लेकिन जैसा हमने हमेशा देखा है Hyundai की गाड़ियों में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और यहाँ पर आपको हर तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी फीचर है, तो सेफ्टी के लिहाज से ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है जो कि बड़ी अच्छी फीचर है और ये आपको मैनुअल में भी मिलेगा, लेकिन AMT भी आता है यहाँ पर और AMT में आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर ओवर मैनुअल मिलता है, वो है हिल असिस्ट कंट्रोल या जिसे हम लोग हिल होल्ड भी बोलते हैं। तो वो फीचर अगर आपको चाहिए तो आपको AMT के साथ जाना पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो कि ESC कहलाता है और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये दोनों ही फीचर्स यहाँ पर नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर पहले से मौजूद थी और यहाँ पर अभी भी मौजूद है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ जो यहाँ पर दी गई है वो है एक फास्ट चार्जिंग टाइप C USB सॉकेट जो पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था। और यहाँ जैसा आप देख रहे हैं ये जो एक्सेसरी है ये इस तरीके से 12 वोल्ट पावर सॉकेट से कनेक्ट होकर के वायरलेस चार्जिंग को इनेबल करती है और यहाँ से आप एक और USB सॉकेट से पावर भी ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक USB सॉकेट है जो कि आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए
आपको अलाउ करता है। 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है ये पहले जैसा ही है, यहाँ पर कुछ खास बदलाव नहीं किए गए हैं और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और जो वॉइस कमांड्स हैं आपके, वो अगर आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हैं तभी काम करेंगे। इंडिपेंडेंट वॉइस कमांड्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। बट ओवरऑल अगर आप फीचर्स की बात करें तो इंटीरियर में भी इस गाड़ी में जो फीचर्स हैं वो जनरली इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। फिट फिनिश की आप बात कर लें, स्क्रीन साइज़ की बात कर लें, स्क्रीन के टच रिस्पॉन्स की बात कर लें। हालांकि सिट्रन C3 के अंदर अब यहाँ पर आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जो यहाँ नहीं मिलता है। वहाँ पर आपको एक 10 इंच स्क्रीन मिलती है जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इनेबल्ड है, तो वो एक ऐसा फीचर है जो सिट्रन में स्पेशल है। उसके अलावा अगर आप ये डैशबोर्ड के मटेरियल्स की बात करें या फिर ये जो IP है इसकी बात करें तो ये इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे मटेरियल्स हैं और मेरे ख्याल से अगर आप अंदर बैठे हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आप इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी में बैठे हैं। अगर आप फिट फिनिश और कलर स्कीम्स की बात करें, ऑटोमेटिक AC यहाँ पर आपको मिल जाएगा और उसके अलावा 2 कप होल्डर्स, कुछ स्पेस है यहाँ पर जहाँ मैंने अपना वॉलेट रख रखा है। यहाँ पर कोई आर्म रेस्ट नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है, लेकिन जो ग्लव बॉक्स है ये यहाँ पर आपको ये देखिए कूल मिलता है जो कि एक अच्छी फीचर है। और स्टोरेज स्पेसेस के लिहाज से भी यहाँ पर आपको एक एडिशनल स्पेस मिलता है जहाँ पर आप अपना वॉलेट या सेलफोन रख सकते हैं। मिरर ऑटो डिमिंग नहीं है और पैसेंजर साइड पर आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा जो कि इल्यूमिनेटेड नहीं होगा। एक शिकायत जो मुझे पहले भी यहाँ पे रही थी वो ये है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता है और वो अभी भी नहीं दिया गया है। ये एक ऐसी फीचर है जो यहाँ इंक्लूड की जा सकती थी। उसके अलावा अगर यहाँ पर फोल्डेबल इंडिविजुअल आर्मरेस्ट होते या एक सेंट्रल स्पेस होता सामान रखने के लिए तो वो भी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस सेगमेंट के हिसाब से अगर आप क्वालिटी देखेंगे और फीचर्स देखेंगे, जो कलर स्कीम है वो सब देखेंगे, तो ग्रैंड आई10 नियोस इस सेगमेंट की सबसे अच्छी दिखने वाली गाड़ियों में से और सबसे ज़्यादा लोडेड गाड़ियों में से एक है। जो नया कलर स्कीम फैब्रिक के लिए यूज़ किया गया है बहुत ही अच्छा है और अब डेफिनेटली इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उससे ये एक लेवल ज़्यादा अच्छी लगती है। जो थीम आपने आगे देखा वही थीम यहाँ पर है और ये हनीकॉम मैश जैसा डिज़ाइन आपको आगे भी दिखा, डैशबोर्ड पर भी दिखा और यहाँ पर भी है। इसके अलावा सैटिन सिल्वर फिनिश्ड डोर पुल्स हैं, बड़ा वाटर बॉटल होल्डर है। प्रैक्टिकली जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पर हैं। जो लेग रूम है, नी रूम है, थाई सपोर्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये सीट्स इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर थाई सपोर्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से सेगमेंट के सबसे बेहतरीन थाई सपोर्ट्स में से एक है। इसका जो बैक रेस्ट का इंक्लाइन एंगल है, जो नीचे का सीट स्क्वाब का एंगल है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है और अगर आप वाकई में कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो ये इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ियों में से एक है। अब अगर मैं शिकायत की बात करूं तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हो सकती थी। हालांकि ये ऐसा सेगमेंट है कि इस सेगमेंट में जनरली ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर ये सीट 60-40 स्प्लिट होती तो इसका जो बूट है उसे और एनहांस कर सकते थे। यहाँ पर 260 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है। स्विफ्ट में आपको मामूली तौर पर ज़्यादा 268 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा एक सेंट्रल अगर आर्मरेस्ट होता विद कप होल्डर्स तो ये जो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जो एक बहुत अच्छी बात है और अगर आप हेडरूम भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। 6 फुट तक के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लाइटिंग की बात करें तो फ्रंट और रेयर एरिया के लिए आपको एक ही लाइट मिलती है। यहाँ पर आपको एक कोट हुक और ये 2 हैंडल्स मिलते हैं। रियर AC वेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आपको कोई डेडिकेटेड USB सॉकेट्स नहीं मिलेंगे। स्कूप्ड आउट फ्रंट सीट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि इस गाड़ी के छोटे होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हैं। और सच कहूँ तो इस सेगमेंट को अगर देखा जाए तो उसके लिहाज से आप i10 नियोस के बैक सीट स्पेस के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा इसका AC काम करता है और इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छे से ट्यून किया गया है। अगर आप इसे ख़राब रास्तों पर भी चला रहे हैं तो आप पीछे लंबे डिस्टेंसेस के लिए 2 लोगों के साथ बड़े आराम से बैठ सकते हैं। तीसरा आदमी भी यहाँ पर बैठ सकता है। हालांकि शॉर्ट से मीडियम जर्नीज़ के लिए ही ये स्पेस सूटेबल है। ओवरऑल अगर आप बैक सीट स्पेस की बात करें तो इस सेगमेंट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बैक सीट है और हालांकि यहाँ से आपको देख करके समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप सब बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट है और एक गाड़ी काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल प्रतीत होती है। कारों के साथ साथ हम लोग बाइक्स भी टेस्ट करते रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ हेलमेट्स और कुछ और सामान पड़ा हुआ है जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर आपके पास स्पेस कितना है। 60-40 स्प्लिट अगर सीट्स होती जैसा मैंने बताया था तो ज़्यादा अच्छा होता। इल्यूमिनेशन यहाँ पर है। ओवरऑल कुछ कंप्लेंट वर्दी नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे बात करूँगा इस गाड़ी के रिलेटिव एक्सटीरियर डिमेंशंस के बारे में, क्योंकि आप ये जानना चाहेंगे कि इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियां हैं वहाँ पर आपको इससे कितना ज़्यादा या कितना कम बूट मिलता है, या फिर
इसका जो साइज़ है वो दूसरी गाड़ियों के मुकाबले कितना बड़ा है, कितना छोटा है। अब देखिए स्विफ्ट से आप अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये गाड़ियाँ लगभग बराबर ही हैं। स्विफ्ट कुछ डिमेंशंस में मामूली इससे बड़ी है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों का व्हील बेस 2450 है, जो कि ये डिसाइड करता है कि अंदर आपको स्पेस कितना मिलता है। लेकिन सिट्रन C3 को आप देखेंगे तो वो सेगमेंट बस्टिंग डिमेंशंस लिए हुए है। उसका जो व्हील बेस है लगभग 90 mm ज़्यादा है और वो हर तरह से इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से ज़्यादा बड़ी है। तो अगर आपको एक ज़्यादा स्पेशियस कार चाहिए तो आप सिट्रन C3 को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ बहुत ही एसेंशियल फीचर्स भी मिसिंग हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मिरर्स, या फिर अगर आप बात करें पीछे की तो वहाँ पर भी आपको रियर वॉश, वाइप और डिफॉगर नहीं मिलता है। टाटा पंच भी एक अगर आप एसयूवीज़ में जाना चाहते हैं तो ऑप्शन है, जहाँ पर आपको बाकी सारे डायमेंशंस अगर आप बात करें व्हील बेस की तो ज़रा कम मिलते हैं। वहाँ पर हाइट ज़्यादा है, विड्थ भी यहाँ से ज़रा ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर अगर आप व्हील बेस देंगे तो ज़रा कम है। बूट वहाँ पर काफ़ी बड़ा है, अबाउट 106 लीटर्स का बूट स्पेस वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। टियागो इस सेगमेंट की सबसे छोटी गाड़ी है और वहाँ पर ज़्यादातर डिमेंशंस इंक्लूडिंग व्हील बेस काफ़ी कम है, और असल में वो इस सेगमेंट से हाफ अ सेगमेंट छोटी गाड़ी है। वहाँ पर बूट है 240 लीटर्स का, 242 टू बी एग्जैक्ट, जो कि यहाँ से 18 लीटर्स कम है। अब दोस्तों जो इंजन और ट्रांसमिशन है इस गाड़ी का, वहाँ पर सबसे कम बदलाव किए गए हैं, लेकिन एक अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि इस गाड़ी का इंजन अब RD नॉर्म्स रेडी है, यानी कि जो रियल ड्राइविंग नॉर्म्स आने वाले हैं BS6 RD नॉर्म्स, उसके लिए ये गाड़ी कंप्लायंट है। तो आपको फ्यूचर के लिए जो नए एमिशन नॉर्म्स आने वाले हैं उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ी खबर है यहाँ पर। इसके अलावा पावर और टॉर्क और जो सारी आउटपुट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पहले जैसी हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर जो रिफाइनमेंट है हमेशा से ऑलमोस्ट सेगमेंट लीडिंग था। Hyundai के इंजन्स बहुत रिलायबल हैं और इसका जो गियर शिफ्ट है ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन मेरे ख्याल से इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा स्मूथ शिफ्टिंग गियर बॉक्स है। क्लच एक्शन बहुत लाइट है। स्टीयरिंग Hyundai का हमेशा से बहुत ही स्मूथ, बहुत ही वेलवेटी लाइट स्टीयरिंग रहा है, तो सिटी के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि हाईवे के लिए ज़रा और इसमें वेट हो सकता था, लेकिन मुझे ये स्टीयरिंग बहुत अच्छा लगता है। ये जो गाड़ी है ये कुछ और बनने का प्रिटेंड नहीं करती है, जो है वैसी है। और फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलती है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें 20.1 kmpl की ARAI नंबर है। AMT में आपको मिलेगी 20.7 kmpl, और जो CNG है वहाँ पर आपको ARAI फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है 27.3 kmpl की। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग रियल वर्ल्ड में स्विफ्ट की माइलेज इससे ज़रा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मार्जिनली स्विफ्ट की माइलेज यहाँ से ज़रा ज़्यादा आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी की रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें तो आपको सिटी में लगभग 14 to 15 kmpl मिल जाएगा। अगर ख़राब ट्रैफिक है तो भी 14-15 से नीचे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं जाती है, और हाईवे पे अगर आपको ओपन रोड्स मिल रहे हैं तो आपको 20+ भी ये गाड़ी माइलेज दे सकती है। तो फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन CNG आने से आप लोगों में से जिन लोगों को और ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए थी कम खर्च में, उनके लिए भी अब एक ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। राइड क्वालिटी की जहाँ तक बात आती है, इसका बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है। इस पूरे सेगमेंट के सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन सिस्टम्स में से ये एक है, और अगर आपको आराम चाहिए गाड़ी में तो ग्रैंड i10 नियो से ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी इस सेगमेंट में ढूंढना मुश्किल है। सिट्रन C3 एक एक्सेप्शनल कार है जहाँ पर सस्पेंशन यहाँ से ज़रा बेहतर है, लेकिन उसको अगर हम लोग छोड़ दें तो इस सेगमेंट के सबसे बेहतरीन सस्पेंशन सिस्टम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ खास तौर पे अगर आप मैनुअल ले रहे हैं वो होती है ट्रैक्टेबिलिटी। और यहाँ देखिए मैं अभी 4th गियर में हूँ और 1000 RPM पर टैकोमीटर है और गाड़ी की स्पीड है लगभग 30 km/h, और ये गाड़ी बहुत आराम से पुल कर रही है। मतलब सब 1000 RPM पर भी ये गाड़ी बहुत ईजीली ट्रैक्टेबल है, और ये बहुत अच्छी बात है। सिटी में आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा नहीं करने पड़ते, इसके कारण आपको बहुत आराम भी मिलता है गाड़ी चलाते वक्त, और आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा बेहतर मिलती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रैक्टेबिलिटी यहाँ पर आपको स्विफ्ट से ज़रा बेहतर मिलती है। इसके अलावा एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो है NVH कंट्रोल, और इस पूरे सेगमेंट में अगर आप NVH कंट्रोल की रिफाइनमेंट की बात करें, अंदर कैबिन की क्वाइटनेस की बात करें, तो ये गाड़ी डेफिनेटली सबसे ज़्यादा वेल इंसुलेटेड है। हाई क्वालिटी इंटीरियर्स हैं, बहुत ही वेल इंसुलेटेड है, बहुत ही रिफाइंड लगती है, और जब आप अंदर बैठे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक सेगमेंट ऊपर वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं। ओवरऑल इस गाड़ी की जो स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर Hyundai ने और भी बिल्ड किया है, और इसे चला करके जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट करते हैं एक सिटी कार से वो सब आपको मिलेगा। जो ग्रैंड i10 नियोस टर्बो थी, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी और बहुत ही पावरफुल कार थी, बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन थी, बहुत फ्यूल एफिशिएंट भी थी। वो गाड़ी हम लोग इसके साथ मिस कर रहे हैं, वो यहाँ से हटा दी गई है, लेकिन मुझे अंदेशा है कि आने वाले वक्त में वो एक नए अवतार में वापस आएगी।
शायद एनलाइन के फॉर्म में भी आ जाए, लेकिन अभी वो गाड़ी नहीं है। तो अगर आपको एक ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए तो आप i10 नियोस टर्बो के आने वाले अवतार का भी वेट कर सकते हैं। This new engine can also use flex fuel with up to 20% of ethanol blend. अब देखिए, अगर आप फीचर सेट की बात करें, अंदर जो स्पेस है या फिर जो क्वालिटी है, उन सब चीज़ों को साथ में लेकर के साइज़, डायमेंशंस और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो Hyundai ग्रैंड i10 नियोस बहुत ही वेल प्राइस्ड और बहुत ही बैलेंस्ड पैकेज है। और इस सेगमेंट में इसका जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है वो है स्विफ्ट। स्विफ्ट का जो एडवांटेज है वो है इसकी स्लाइटली बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। तो स्विफ्ट में अगर आपको स्लाइटली बेटर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ और गाड़ियाँ हैं उनकी अपनी अपनी खामियाँ और खूबियाँ हैं। टियागो मार्जिनली कम प्राइस्ड है लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और वो गाड़ी भी ज़रा छोटी है। सिट्रन C3 ज़्यादा बड़ी कार है, उसकी कीमत भी लगभग बराबर है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स मिसिंग हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा बूट चाहिए तो आप सिट्रन C3 को भी देख सकते हैं। टाटा पंच सेगमेंट ज़रा अलग है, एक कॉम्पैक्ट SUV है, लेकिन वहाँ पर भी प्राइसेस मामूली तौर पर ज़्यादा हैं और साइज़ के मामले में वो भी लगभग इसी गाड़ी के आसपास है। और अगर आप फिर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ज़्यादा एक्सपेंसिव हैचबैक्स भी हैं, जैसे कि टाटा की ऑल्ट्रॉज या फिर मारुति सुजुकी की बलेनो। लेकिन ये जो गाड़ी है, ये अगर आप एक बजट पे हैं और आपको एक फीचर पैक्ड गाड़ी चाहिए, लोडेड गाड़ी चाहिए, तो इस गाड़ी के नज़दीक आने वाली गाड़ियाँ कम हैं। स्विफ्ट का एक अपना ऑरा है, लेकिन वहाँ पर इतने फीचर्स आपको नहीं मिलते। क्वालिटी ऑफ इंटीरियर भी यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर मिलती है। तो अपने आप में काफ़ी परिपूर्ण गाड़ी है। कुछ शिकायतें थी वो भी मैंने आपको बताई, लेकिन ओवरऑल बहुत ही वेल बैलेंस्ड गाड़ी है। और अब यहाँ पर आपको CNG भी मिलता है। तो अगर आपको रनिंग कॉस्ट कम करनी है तो फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ आप अपनी रनिंग कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। एक नज़र डालते हैं इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर्स की प्राइसेस पर भी, ताकि आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल सके। अब देखिए, i10 नियोस की कीमतें शुरू होती हैं 5.68 लाख रुपीज़ से और जाती हैं 7.92 लाख रुपीज़ तक मैनुअल के लिए। और अगर आप कंपेयर करें इसे स्विफ्ट के साथ तो स्विफ्ट ज़रा महंगी है, वहाँ पर कीमतें 5.92 लाख रुपीज़ से शुरू होकर के 8.35 लाख रुपीज़ तक जाती हैं। तो स्विफ्ट आपको ज़रा महंगी पड़ती है। AMT वेरिएंट्स की बात करें तो 7.22 लाख से 8.46 लाख रुपीज़ तक, और स्विफ्ट की कीमतें 7.32 लाख रुपीज़ से 8.85, तो वहाँ पर भी स्विफ्ट ज़्यादा महंगी है। CNG की बात करें तो यहाँ पर जो टॉप ऑफ द लाइन स्पोर्ट्स वेरिएंट है वो 8.11 लाख का है, और स्विफ्ट का जो टॉप वेरिएंट है वो 8.45 लाख रुपीज़ का है। तो स्विफ्ट आपको जनरली थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर अकेला एडवांटेज जो है आपके पास वो ये है कि वहाँ आपको पेट्रोल में फ्यूल एफिशिएंसी ज़रा बेहतर मिलती है। यहाँ पर आपको फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। सिट्रन C3 का जो नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट है उसकी कीमत है 6 लाख to 7 लाख रुपीज़, और साइज़ के हिसाब से वो इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों को मात देती है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। पंच की कीमतें 6 से लेकर के 10 लाख रुपीज़ तक हैं। मैनुअल और AMT दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। और टियागो की कीमतें ज़रा कम है, वो गाड़ी 5.5 लाख रुपीज़ से शुरू होकर के 7.5 लाख रुपीज़ तक जाती है। कलर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको फियरी रेड, पोलर वाइट, टाइटन ग्रे, टाइफून सिल्वर और टील ब्लू कलर्स मिलते हैं। एक नया कलर यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो है स्पार्क ग्रीन। और अगर आप डुअल टोन कलर्स की बात करें तो स्पार्क ग्रीन विद फैंटम ब्लैक रूफ और पोलर वाइट विद फैंटम ब्लैक रूफ, ये दो कलर्स आपको डुअल टोन में मिलते हैं। वारंटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस मिलता है, आप वारंटी को 7 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 5 साल का शील्ड ऑफ ट्रस्ट रनिंग रिपेयर पैकेज भी आप ले सकते हैं, और 5 साल का शील्ड ऑफ ट्रस्ट सुपर मेंटेनेंस पैकेज भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 2023 फेस लिफ्टेड Hyundai ग्रैंड i10 नियोस। और अगर आप हैचबैक सेगमेंट में खरीदारी करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा वेल राउंडेड कार क्वालिटी के मामले में, फीचर्स के मामले में, स्पेस के मामले में, रिलायबिलिटी के मामले में आपको शायद ना मिले। यहाँ पर पहले डीजल भी आता था, अब वो नहीं आता है। और यहाँ पर एक टर्बो भी आता था जो बहुत ही बेहतरीन गाड़ी थी परफॉर्मेंस और वैल्यू के लिहाज से। मेरे ख्याल से वो वापस आएगा, लेकिन अभी वो नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगेन, अगर आपको कचरा नहीं चाहिए, वेल रिसर्च्ड क्वालिटी वीडियोस चाहिए, तो मोटरॉइड्स और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए अलविदा।